तो विल फर्स्ट विद द स्टार्ट विद द इनपुट डिवाइस इज द बारकोड स्कैनर। हमारे पास दो तरह के स्कैनर्स होते हैं, एक बारकोड स्कैनर होता है और एक क्यूआर कोड स्कैनर होता है। बारकोड के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, बारकोड इन वर्टिकल लाइन से मिलके बनता है। एक बात तो ये हो गई। और ये इस्तेमाल होता है एट द बैक ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपको जो मिलता है ये प्रोडक्ट के पीछे आपको मिलता है, और इसके पीछे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये वाला सवाल अब तक आया नहीं है जो आपके सामने आ रहा है, ये सामने तो नहीं आया है, बट चांस है कि इस तरह की कोई चीज पूछ ले। अब ये जो हुआ हुआ है सवाल किस तरह का हुआ हुआ है कि ये जो टेबल सामने नजर आ रहा है आपको, ये टेबल गिवन होगा। ठीक है। इसी की एक्टिविटी में नीचे सवाल दिया हुआ था। जस्ट अ मिनट। इसी की एक्टिविटी में नीचे सवाल जो था वो यहाँ इस तरह का था, यहाँ पे कि अस्यूम आपको ये दे दिया कि वो कह रहा है कि 900 और 340, जिसमें से कह रहा है 3 डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड है। 90 जो है वो लेफ्ट का है, 900, और 340 जो है वो ऑन द राइट है। अब यहाँ इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि ये आपका लेफ्ट वाला टेबल आप पढ़ोगे और इसके लिए आप राइट वाला टेबल पढ़ोगे, अगर आया तो। ये पहले कभी आया नहीं है, बट आ जाए तो बहुत अच्छा आसान सवाल होगा, क्योंकि आपको ये टेबल गिवन होगा। ये टेबल देख रहे हो आप लोग? अब आपको सिंपल याद है कि आपको जो उसने दिया है वो 900 लेफ्ट साइड का दिया है और 340 राइट साइड का दिया है। मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है आप लोगों को और समझ में भी आ रहा है अब तक जो बता रहा हूँ? कोई लैगिंग तो नहीं है? ठीक है, तो एक तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आपको करना क्या होगा, यू जस्ट नीड टू गो देयर। आप नीचे जाओगे और आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बारकोड का स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ तो अज्यूम करो कि आपको 900 नहीं दिया गया और आपको दिया जाता लेट सपोज 5। ठीक है, आपको दिया जाता 5। अब आपने क्या करना था कि आपने इस तरह से, ये जो टेबल नीचे किया हुआ है ना, ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, ये खाली होगा, स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, खाली होगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे 5 दिया हुआ है तो आपने इस वाले 5 को, लेफ्ट साइड वाले 5 को देखना है। और इसमें आप देखो पहला खाली है तो आप ये पहला खाली छोड़ दोगे। उसके बाद दो फील्ड हैं, ये दो फील्ड हैं, आप दो भर देना। फिर तीन खाली हैं, फिर ये तीन छोड़ देना ऐसे ही जैसे थे। और फिर आखिरी वाला फील्ड है तो आपने ये फिल करना है। तो अज्यूम द सिनारियो कि अगर आपके पास 9 होता तो आप इस पूरे हिस्से के अंदर क्या करते, आप नीचे जाते 9 पे, और वो जो गिवन होते आपको टोटल 7 बार दिए जाएंगे। तो 9 के लिए आप क्या करते, तीन खाली छोड़ते, आप ये तीन खाली छोड़ देते। उसके बाद ये वाला आप भर देते पूरा। फिर एक खाली छोड़ के फिर दोबारा एक भर देते और ये कार दोबारा भर देते। तो ये अगर आप इस तरह से कर देते तो आपको ये पूरा आपको करना होता है। ऑन द राइट साइड के लिए फिर आप 340 में से लेट सपोज 3 अगर लेते पहला डिजिट, तो राइट साइड पे जैसे यहाँ 0 दिया हुआ है, अज्यूम करो 0 नहीं है, ये 3 है, तो अब आप 3 में जाके देखो, 3 के अंदर पहला फील्ड है। तो 3 के अंदर आप क्या करते, 3 में आप पहला वाला पूरा फील्ड कर देते। उसके बाद 1 2 3 4, चार खाली थे, आप चार खाली छोड़ देते। उसके बाद एक फील्ड था, एक फील्ड कर देते। और उस फील्ड के बाद आखिरी वाला खाली छोड़ देते, तो ये वाला आप खाली छोड़ देते। तो ये होता, अगर आया तो इस तरह का सवाल आएगा। और फिर बाकी अगर हम बात करें वर्किंग ऑपरेशन, तो उसने कहा है नहीं आएगा। बट ये जरूर है कि बारकोड जो है, एक तो ये कि बारकोड इस्तेमाल कहाँ होता है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। एक छोटा सा सवाल पूछ लेता है कि जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो सुपरमार्केट में आपको कौन कौन सी आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कीपैड है, कीपैड का इस्तेमाल आपको किस वक्त कीपैड की जरूरत पड़ती है, जब आपका बारकोड रीड नहीं होता, किसी वजह से आपने देखा होगा बारकोड रीड नहीं हो पा रहा है, एरर जनरेट हो रहा है, तो फिर आप मैन्युअली की इन कर देते हो उस बार कोड को। तो एक तो आपको कीपैड पैड की वहां जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, आपके सामने स्क्रीन और मॉनिटर होना चाहिए कि वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, यानी वो प्रोडक्ट जो आपकी लिस्टिंग में है, जो आपकी लिस्ट आ रही है, जो आप खरीद रहे हो, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको बताता है मॉनिटर और स्क्रीन, जो जो आप खरीद रहे हो। तो स्पीकर की बात करो तो स्पीकर किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और आपको वो साउंड सुनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि बारकोड सही स्कैन हुआ है या नहीं हुआ। प्रिंटर की बात करो तो प्रिंटर आपको आइटमाइज बिल निकाल के देता है जो स्लिप होती है। टच स्क्रीन, अच्छा कार्ड रीडर की बात करो, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो कस्टमर कार्ड या डेबिट कार्ड होता है जो पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। टच स्क्रीन इसलिए इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपके पास लेट सपोज माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के साथ बाय टचिंग इट द आइकन, और वहां से भी आप ये वाला काम कर सकते हो। इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं।
तो इसमें मैनेजमेंट को फायदा क्या क्या हो सकता है, आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो मैनेजमेंट के लिए आसान है कि लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे, इजियर है, फेस्टर है टू चेंज द प्राइसेस। एक तो ये फायदा हो जाएगा मैनेजमेंट को कि उसको हर प्रोडक्ट के ऊपर क्षति, इसमें एक चीज आपको हो जाएगी कि मच इजियर एंड फास्टर टू चेंज द प्राइस। आपको सिर्फ एक प्राइस, अपनी जो डाटाबेस है, आप सिस्टम पे जाओगे, वो प्रोडक्ट खोलोगे और उसकी जो भी प्राइस अपडेट करनी होगी आप कर दोगे, तो एक तो ये आसानी हो जाएगी। मच बेटर मोर अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन, आपको पता चल जाएगा बारकोड की वजह से, डाटाबेस की वजह से कि भाई आज कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं। आपको हर स्टॉक हर जो प्रोडक्ट होगा उस पर जाकर प्राइस लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल होगा, आपको पता होगा कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है, और फिर आपको कस्टमर की बाइंग हैबिट्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कस्टमर ज्यादा किन चीजों में इंटरेस्ट लेता है। एडवांटेज ऑफ कस्टमर टू द कस्टमर ऑफ यूजिंग द बारकोड, फास्टर चेकआउट, कस्टमर को ज्यादा लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिल वगैरह में गलतियां आ जाती थी मैनुअली, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। कंप्यूटराइज बिल होगा तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी, चांसेस ऑफ एरर कम होंगे। कस्टमर इज गिवन एन आइटमाइज बिल, कस्टमर को आइटमाइज बिल मिलेगा। कॉस्ट सेविंग कैन बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर, आपके पास पहले 4-6 लोग काम किया करते थे, बारकोड की वजह से कम लोग हो गए आपके, अगर आप स्टाफ को आपने स्टाफ कम किया, उसकी सैलरी बची, वो चीज आप पास कर सकते हो कस्टमर को। बाकी नेक्स्ट ये है कि बेटर ट्रैक ऑफ सेल बाय डेट्स, के जो फ्रेश प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे आज आई हैं 26 को आई है, अब उनकी एक्सपायरी 28 को है, तो फिर आपको ये चीज भी पता चलती रहेगी कि अभी नियरेस्ट टू द एक्सपायरी जो है हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स है। यहाँ तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट आ जाते हैं टुवर्ड्स द क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये उसके मुकाबले में डिफरेंट है, इसका कंपैरिजन भी आता है बारकोड के मुकाबले में, कि आप जब बारकोड के मुकाबले में क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है। तो क्यूआर कोड की अगर हम बात करें, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। डिफरेंस ये होता है कि बारकोड आपको अभी बताया था वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस का मतलब बारकोड में इस तरह से वर्टिकल लाइंस आ रही होती हैं, बट क्यूआर कोड जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जी हसन, अयान, क्या पूछना है? अयान कुछ पूछना है? तो फिर हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फर्क ये होता है, देखो क्यूआर कोड का एक तो उसका फर्क होता है, साइज का फर्क होता है, कि वो जो डाटा स्टोर कर सकता है वो ज्यादा करता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो ये लिखा हुआ है कि ये जो डाटा स्टोर कर सकता है, जैसे बारकोड है, बारकोड आपके पास 30 डिजिट्स का डाटा स्टोर कर सकता है, ऑन दी अदर हैंड क्यूआर कोड जो है वो आपके पास 7089 डिजिट्स का डाटा रख सकता है। तो एक कंपैरिजन इस बात का आ गया। दूसरी बात ये होती है कि क्यूआर कोड के लिए आपको स्पेशल डिवाइसेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज ये हो जाएगी कि आपको जब आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको स्पेशल कोई भी डिवाइस जैसे बारकोड स्कैनर होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यूआर कोड जो होता है वो आपका वैसे ही स्कैन कर लेगा थ्रू द एप्लीकेशन। तो एक तो ये बात आ जाती है इसकी, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ देखो तो इसके बारे में उसने बताया कि भाई क्यूआर कोड की एप्लीकेशन क्या होती है। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ऑटोमेटेड एक्सेस टू द वेबसाइट और टेलीफोन नंबर, एक कार्ड है उस कार्ड के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ क्यूआर कोड दे दिया, उसको कोई भी स्कैन करेगा वो उस इंफॉर्मेशन पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और जो बोर्डिंग पासिस वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी टू द एयरपोर्ट और ट्रेन के ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल पेपर लगा होता है। हाँ, तो आप इसको कहीं पे भी जो है ना क्यूआर कोड प्लेस कर सकते हो, और क्यूआर कोड प्लेस करने के बाद आप सुपर मार्केट में, मॉल में, कहीं से भी उसको स्कैन, बहुत सारी आपके पास सुपर मार्केट्स के अंदर, आप सुपर मार्केट या जो हाँ सुपर मार्केट या मॉल्स होंगे, वहाँ पे क्यूआर कोड दीवारों पे लगे हुए होते हैं कि आप उसको स्कैन करके उसमें फ्री वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। बट दैट कुड बी अ मैटर ऑफ थ्रेट, तो ये थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें किसी ने मैलिशियस कोड डाल दिया तो वो आपके सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो दूसरा पॉइंट अभी क्या बताया होगा मैंने सवाल क्यूआर कोड का, ये वाला ऑटोमेटेड एक्सेस टू द वेबसाइट और कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर। अब आपके पास टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब बंदे को क्या करना पड़ेगा, वो जाके अपने मोबाइल में उस कार्ड से देख के उस नंबर को डालेगा,
लेकिन अगर आपके पास क्यूआर कोड लिखा हुआ आया तो क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली आपके डायलर के ऊपर वो टेलीफोन नंबर चला जाएगा, तो ये फायदा होता है उसका। तो ये सारी चीजें आ गई। और तो एडवांटेजेस ऑफ क्यूआर कोड देख लेते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन ये ज्यादा होल्ड कर रहा होता है, इसके अंदर चांसेस ऑफ एरर जो है वो कम होते हैं। दे आर इजियर टू रीड है, और इजी टू ट्रांसमिट द क्यूआर कोड एज अ टेक्स्ट मैसेज और इमेजेस। तो ये इसके जो है वो एडवांटेजेस होते हैं क्यूआर कोड के। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्यूआर कोड। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कहता है कि मोर देन वन क्यूआर फॉर्मेट अवेलेबल। इसे पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हो कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्यूआर कोड्स अवेलेबल है। तो हो सकता है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्यूआर कोड्स आते हों ऐसे जो किसी खास डिवाइस के जरिए ही एक्सेसिबल होते हों, तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और ये वाली बात जो मैं कर रहा था ये बड़ी अहम बात है, ये अलग से भी हो सकता है कि क्यूआर कोड के अंदर मैलिशियस कोड भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है कि एक शख्स ने कोई मैलिशियस कोड बनाया, या मैलिशियस कोड से मुराद है कि कोई ऐसा कोड बनाया जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, और उसका क्यूआर कोड बना के उसने मार्केट में लगा दिया, ये कह के कि फ्री एक्सेस वाईफाई करने के लिए आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। तो जैसे ही आप करोगे इस चीज को आप अटैकिंग कहते हो। तो ये पॉइंट आ सकता है कि व्हाट इज अटैकिंग। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसमिटिंग अ मैलिशियस कोड थ्रू द क्यूआर कोड इज कॉल्ड अटैकिंग। ट्रांसमिटिंग अ मैलिशियस कोड थ्रू क्यूआर कोड इज कॉल्ड अटैकिंग। तो ये सारी चीजें आ गई। तो कह रहे लार्ज नंबर ऑफ फ्री एप्स तो अवेलेबल होती हैं। अच्छा, तो इसमें ये कहता है कि इजी होता है मैलिशियस कोड को लिखना और उसको क्यूआर कोड के अंदर इम्बेड कर देना। जैसे कोई स्कैन करेगा तो जो पॉसिबल द क्रिएटर ऑफ द मैलिशियस कोड, जिसने उस मैलिशियस कोड को बनाया होगा, वो फिर आपके सिस्टम के ऊपर, आपके फोन के ऊपर एक्सेस हासिल कर सकता है। न्यू डेवलपमेंट के अंदर अगर आपसे फ्रेम क्यूआर कोड की बात की जाती है तो थोड़ा सा फर्क ये समझ लेना। फ्रेम क्यूआर कोड वो होते हैं जिसके बीच में उसका आइकन मौजूद हो। नॉर्मली आपने देखा होगा जो ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा था क्यूआर कोड, उसके अंदर कहीं पे बीच में आइकन मौजूद नहीं था। बट जहाँ बीच में ऐसे आइकन मौजूद हो जाए तो उस वाले टाइप को कहते हैं हम फ्रेम क्यूआर कोड। और ये खरीदने पड़ते हैं आपको, लाइक दे आर नॉट द फ्री। नॉर्मली आप जाओगे इंटरनेट के ऊपर, आप फ्रेम जो क्यूआर कोड्स हैं उसको बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। बट जब आप फ्रेम क्यूआर कोड्स की बात करोगे तो कहते हैं ना फ्रेम क्यूआर कोड कम विद अ कैनवस एरिया। इसका एक एरिया आता है और फिर उसके अंदर आप ग्राफिक या इमेजेस इंक्लूड कर सकते हो। और ये वाले जो क्यूआर कोड्स होते हैं फ्रेम वाले, ये फ्री के नहीं होते। तो वो तो इसको हम बना सकते हैं। सेल करने से मुराद ये कि हाँ सेल भी हो सकता है, जो बनाने वाली कंपनी है वो उसको फिर सेल भी कर सकती है। तो ये चीज हो गई। वो तो सिंपल है ना, फ्रेम क्यूआर कोड नहीं होते। फ्रेम क्यूआर कोड मार्केटिंग के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि मार्केटिंग वालों को अपने लोगो वगैरह जो है वो देने पड़ते हैं। मार्केटिंग वाले अपना लोगो का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दे मेक यूज ऑफ क्यूआर कोड्स। किसी के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है तो बता दो। अयान मैंने एक्सेस दिया हुआ है आपको, चैट में इनेबल कर तो दी है, स्टिल अभी भी डिसेबल आ रही है चैट, चेक करो। अभी बताओ, स्टिल अभी भी आ रही है? मैंने तो कर दी थी चैट जो। ठीक है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ है तो बता दो मुझे। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें जितनी बताई हैं? ठीक है। डिजिटल कैमरा का ना बहुत रेयर चांस है, बहुत कम के भाई आ जाए, लेकिन डिजिटल कैमरा में दो सवाल आ सकते हैं कि डिजिटल कैमरा जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल कैमरा इस्तेमाल करते थे, जो घरों में इस्तेमाल करते थे, उससे कितना मुख्तलिफ है, ये सवाल आ सकता है। या फिर ये आ सकता है कि व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय द प्रोसेसर इन डिजिटल कैमरा। ये सवाल पास पेपर का आया हुआ है कि डिजिटल कैमरा के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन कौन से टास्क कह रहा है ना। द कैमरा आर कंट्रोल्ड बाय एम्बेडेड सिस्टम विच कैन, यानी एक डिजिटल कैमरा के अंदर एम्बेडेड सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो छोटा सा होता है और वो सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है। तो कैमरे के अंदर ये चीज जरूर पूछी जा सकती है कि भाई कैमरे के अंदर व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय द एम्बेडेड सिस्टम इन डिजिटल कैमरा। दोबारा बता रहा हूँ, व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय एम्बेडेड सिस्टम इन डिजिटल कैमरा, के डिजिटल कैमरा में ये जो है एम्बेडेड सिस्टम क्या टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चीज लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो एडजस्ट द शटर स्पीड। क्या आपकी शटर स्पीड को एडजस्ट करता है, यानी किस तरह से आपने इमेजेस लेनी है। या बर्स्ट, फोटोशॉप भी उसका आता है ना एक ऑप्शन, कि बर्स्ट का मतलब होता है कि एक साथ आप बहुत ज्यादा तस्वीरें ले लो। ठीक है, इसमें से क्या चीजें एक्सक्लूड, यही बता रहा हूँ, जो इसकी वर्किंग्स है ना वो एक्सक्लूड है। जो इसकी वर्किंग्स है ना, जैसे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोटोग्राफ इज टेकन,
तो ये चीज़ नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके लिए इसको मैं करवा भी नहीं रहा हूँ अभी तुम्हें। तो ये आ गया। उसके बाद एडजस्ट द शटर स्पीड। ये जो पॉइंट्स वाली जितनी चीजें ना, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है कि यानी आपके जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कैमरा है वो क्या क्या काम करेगा। कैमरे के अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम है वो इमेज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, फ्लैश गन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, अपर्चर साइज करेगा। अपर्चर साइज का मतलब है कि आप देखते हो ना बुके मोड जो होता है, बुके मोड के अंदर क्या होता है, वो किसी एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ वो करता है, कह सकते हो फोकस करता है, बाकी सारी चीजों को पीछे ब्लर कर देता है। और साइज ऑफ द इमेज एडजस्ट कर लेगा, आपको कितने बाय कितने की पिक्सल चाहिए, रेड आई रिमूव करेगा और सो ऑन। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए कि व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय द एम्बेडेड सिस्टम इन अ डिजिटल कैमरा। उसके बाद अगर हम जाएं कीबोर्ड में, कीबोर्ड के लिए 3 कीबोर्ड आपके पास आ सकते हैं। जैसे कीबोर्ड के अंदर एक कीबोर्ड आपके पास होता है वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। एक कीबोर्ड इसमें इस्तेमाल हो सकता है, एक तो वर्चुअल कीबोर्ड हो गया जो नॉर्मली आपके पास स्क्रीन पे आता है, मोबाइल फोन के अंदर वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है। और एक कीबोर्ड आपके पास होता है एर्गोनोमिक कीबोर्ड, एर्गोनोमिक्स कीबोर्ड। इसके बारे में सवाल वो पूछ सकता है कि एर्गोनोमिक्स कीबोर्ड क्या होता है। वो ये होता है कि जिन लोगों का ज्यादा इस्तेमाल होता है कीबोर्ड का, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कीबोर्ड है, तो वो इस्तेमाल करते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड को, ठीक है। हाँ, इसमें इतना ही करना है। तो एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड के अंदर आपने क्या करना है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड के अंदर आपको याद होना चाहिए, एक तो इसने वर्चुअल कीबोर्ड की बात की है, ठीक है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वर्चुअल मतलब जो हमारी स्क्रीन के सामने आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। जस्ट अ मिनट। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये एक वर्चुअल कीबोर्ड आ गया, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी प्रोजेक्शन हो सकती है। वर्चुअल कीबोर्ड आपके टैबलेट वगैरह के अंदर भी होता है। तो एक तो ये आ गया। ऑन दी अदर साइड अगर आप बात करो तो इसके अंदर आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो ये है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड नॉर्मली आपके नॉर्मल कीबोर्ड से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि जो जिनका टाइपिंग का ज़्यादा काम है, ठीक है, वो प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, डेवलपर भी हो सकते हैं, तो उनकी एर्गोनॉमिक्स को देखते हुए सवाल है कि एर्गोनॉमिक्स क्या होती है। एर्गोनॉमिक्स ये होता है कि हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यानी आपके हाथों पे स्ट्रेस भी ना पड़े। क्योंकि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की वजह से एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको आप कहते हो RSI, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। अगर आप फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको इस तरह के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकायदा इवन सम केसेस ऑपरेट भी करना पड़ता है कि आपकी जो रिस्ट होती है उस पर इतना दबाव पड़ता है कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इज व्हाट कॉल्ड द RSI, रेपिटेटिव नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो आपको इस तरह की इंजरीज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कीबोर्ड तो खैर नहीं है, तो 2 कीबोर्ड आप देख लो, एक वर्चुअल है और एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि इसका एक तो ये नुकसान हो सकता है कीबोर्ड का कि दे आर रिलेटिव स्लो मेथड ऑफ डाटा एंट्री। ज़ाहिर है कीबोर्ड के ऊपर सबकी टाइपिंग स्पीड सेम नहीं होती, और साथ साथ आप जब लिखने बैठते हो तो चांसेस ये भी होते हैं कि आप जब लिख रहे होते हो तो उसके अंदर टाइपिंग एरर भी आ सकते हैं कि आपने जो कैरेक्टर लिखे हैं वो कैरेक्टर पूरे ना लिखे हों, या प्रेस करना कोई और बटन चाह रहे हो और प्रेस कोई और बटन हो जाए, ऐसा हो जाता है, हाथ लग जाता है, ठीक है। उनका मतलब इसमें गलतियां हो सकती है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ डिवाइसेस कैन लीड टू इंजरीज, एक तो इंजरीज आ सकती है जिसकी मैंने बात की RSI। तो ये छोटा सा सवाल पूछ सकता है कि यार RSI होता क्या है। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी ये होता है कि जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल आप ज्यादा कर रहे होते हो, तो फिर उस केस के अंदर क्या होता है, RSI के इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। तो एप्लीकेशंस याद कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड है। अब आपको कीबोर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, कीबोर्ड आपको सुपरमार्केट में मिलेगा, ठीक है। सुपरमार्केट में मिल जाएगा, आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, आपको स्कूल यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, ठीक है, आपको शॉप्स पे मिल जाएगा। तो ये आपको, हाँ, तो स्कूल्स की हमने बात करी तो ये वहाँ मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आईओ डिवाइस, जिसमें से माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। बच्चों को जो ज्यादा कंफ्यूजन रहती है ना, वो रहती है आईओ डिवाइसेस के दरमियान कि आईओ और आउटपुट कौन सी, इनपुट कौन सी है।
आउटपुट के लिए सीधा सीधा याद रख लो कि आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ना ज्यादा टर आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें याद रख लो, बाकी उसके अलावा आपको जो मिले तो फिर आप कह सकते हो कि वो आउटपुट डिवाइसेस हैं बच्चे, क्योंकि मैंने अभी भी फ्रीक्वेंट देखा है कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड के अंदर आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद कर लेना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और आपको मैं यही बता रहा था कि आउटपुट डिवाइसेस के लिए आप इतना याद कर दो कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें ज़्यादातर आपको यहाँ पे, तो आउटपुट में आप याद रखो आउटपुट डिवाइसेस, आपको जो ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी उसमें जैसे मॉनिटर होता है, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। ठीक है, कौन से जॉयस्टिक नहीं, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, वर्किंग को याद नहीं करो, कीबोर्ड में क्या जो आ रहा है, कीबोर्ड माउस सारे, कीबोर्ड माउस ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोफोन की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, ईमान मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हो आप। ये डिवाइसेस नोट करनी है, ये लिख लो आपको, क्योंकि समटाइम बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं। तो फिर ये कि आप ये आउटपुट डिवाइस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हो। तो टेबल में से ये ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पूछेंगे, नाम मुश्किल है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो आपको तो इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। ये अपने पास नोट कर लो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर, ये होती हैं। हाँ, इसी तरह है, फंक्शंस की ही बात होगी ना, इनसाइड वर्किंग की बात नहीं होगी। मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और प्लॉटर है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस के अंदर। ठीक है ना, प्रिंटर और स्पीकर है। बाकी इसकी इनसाइड जो वो हैं टाइप्स हैं उसके बारे में बात की गई। ठीक है, ऑप्टिकल मीडिया, माइक्रोफोन सब इनपुट है, ऑप्टिकल मीडिया का से ताल्लुक ही नहीं, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है। तो माइक्रोफोन की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे इतना देखो, अब देखो आप आपको कितनी रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए इसकी। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये तो जितनी है तुम्हारे पास ही है। डिफरेंस के ऊपर आ सकते हैं, डिफरेंस से मुराद माइक ऑन कर दूं, तो माइक तो मैंने किसी का म्यूट तो नहीं किया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ पूछ लो भाई, किसको क्या सवाल पूछना है, तुम पूछो पहले, क्या पूछ मैं पूछा था जो कीबोर्ड की कौन सी वर्किंग एक्सक्लूड हुई है। लो। हाँ हिमान, पूछो दोबारा, कीबोर्ड की कौन सी वर्किंग एक्सक्लूड हुई है। जिस तरह वो काम करता है, जैसे ये सारी चीजें हैं ना, यहाँ आ जाओ, जैसे अब कीबोर्ड आ गया, अब कीबोर्ड आपने ये पढ़ लिया, अब उसमें नीचे ये सब चीजें पूछा है, वो किस तरह से काम करेगा, हाउ द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज लेटर, ये सारी चीजें, जो इनसाइड वर्किंग है वो चीज नहीं है। मानूर पूछो अबाउट द इनपुट डिवाइसेस लाइक फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मानूर यहाँ से लिख लो, मैं देख भी लेता हूँ, सिलेबस की गाइडलाइंस भी थी कि इनपुट डिवाइसेस आप अगर अपने पास नोट करना चाहो तो यहाँ पे आपको किस तरह से दी हुई है। यहाँ पे आपको दी है, बारकोड से शुरू हुआ है, तो आप यूज कर लो, बारकोड लिखो, क्यूआर कोड लिखो, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर आपकी बारकोड वगैरह की भी वर्किंग, क्या है, बारकोड की भी वर्किंग एक्सक्लूड हो गई है। सबकी हुई है भाई, क्या कह रहे हैं, वापस कहेंगे। जी जी सबकी है, हाउ दे वर्क उसके बारे में नहीं पूछेगा वो। आ रही है बात ईमान,
जस्ट अ मिनट। ईमान क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो बारकोड आ गया, बारकोड के बाद क्यूआर आ गया। ये तो आप सीक्वेंस से लिख सकते हो ना, फिर हमने माइक्रोफोन पढ़ा था, इससे पहले हमने डिजिटल कैमरा भी देखा है। डिजिटल कैमरा है, कीबोर्ड है, अभी हम जितना पढ़ रहे हैं वो सारा इनपुट ही पढ़ रहे हैं ना। कीबोर्ड आ गया, माउस लिखा है, माउस नहीं लिखा, माउस आ जाएगा, ठीक है। और माउस के बाद बारकोड था, क्यूआर था, फिर इसके बाद डिजिटल कैमरा आया था, डिजिटल कैमरा के बाद कीबोर्ड था, माउस है, ऑप्टिकल माउस है, और स्कैनर है। आई गेस स्कैनर के बाद नहीं है कुछ, ठीक है। स्कैनर के बाद फिर आउटपुट शुरू हो जाएगा, और टच स्क्रीन भी स्पीकर आउटपुट है। तो ये आ गया 6 7, स्कैनर आ गया, और टच स्क्रीन भी इस्तेमाल होगा एज ए नाउन, बता आपको टच स्क्रीन इनपुट इस्तेमाल होगा। मिस तो नहीं हुई है भाई? ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सर्टेन समहाउ क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किन किन जगहों पे कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। वर्किंग नहीं आएगी ना, वर्किंग की मैंने बताया कि इसकी वर्किंग नहीं है, ठीक है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीज़ें आप इसकी कर सकते हो। तो इसके बाद आगे देखते हैं, शायद पास पेपर में है बट अब नहीं है। पास पेपर में वर्किंग आई हुई है, बट आपसे अब कह रहा है कि अब आपने इसकी वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि एक ईमेल मैंने आप लोगों से शेयर की थी, जो डॉक्यूमेंट था उसमें उन्होंने ये पूछा था कि इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है, यानी हर डिवाइस की वर्किंग करने में बच्चे तो परेशान हो जाएंगे। तो फिर इसलिए उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि मैंने आपसे शेयर किया था, मैं खैर जाऊँगा ना तो 5 मिनट लग जाएंगे मुझे। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर कराया था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है और उनके एप्लीकेशन एरिया वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये आ गया, हाँ, कि कहाँ इस्तेमाल होंगे। अब जैसे माइक्रोफोन में भी आपको पता है कि माइक्रोफोन का काम क्या होता है। माइक्रोफोन का काम ये होता है कि इसके जरिए आप डिस्क्रिप्शन बात कर सकते हैं। मतलब माइक्रोफोन का काम ये होता है कि माइक्रोफोन के जरिए आप आवाज़ अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। तो माइक्रोफोन दे आर बिल्ट इन टू द कंप्यूटर, ये आपके लैपटॉप में सिस्टम में बिल्ट इन भी होते हैं, और ये अलग से भी आते हैं। हाँ, ये जरूर आपको याद होना चाहिए कि इट कैन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक करंट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं इसकी वर्किंग की बात नहीं कर रहा, बट यू शुड नो अबाउट इट कि माइक्रोफोन करता क्या है। हाँ, डिफाइन डिस्क्राइब तो करेगा ना कि माइक्रोफोन कैन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला पॉइंट आप अपने पास लिख सकते हो कि माइक्रोफोन क्या करता है कि वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करता है। द करंट प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल का मतलब है कंप्यूटर को समझ में जो चीज़ आती है वो डिजिटल आती है। तो ये दो चीज़ें आप अपने पास लिख सकते हो। इनसाइड वर्किंग क्या, वो ये वाली जो चीज़ कह रहा है, ये वाली चीज़ वो कह रहा है, इसको आप नहीं करो। When sound is created, it creates a air to vibrate। इसको पढ़ सकते हो आप, मेमोराइजेशन नहीं करो। वैसे तो मैं इसको समझा दूं कि नॉर्मली हो गया रहा है, इसकी मैंने वीडियोस भी आपको पिछली क्लास में जैसे दिखाई थी। डायफ्राम का मतलब होता है जो आपके स्पीकर के सामने, सर ये रहने दें, इसको सिर्फ पढ़ ये लो, वाला। ठीक है। इसको पढ़ लो, इसको मेमोराइज डायरेक्ट में नहीं करोगे। बस इतना तो मैंने भी आपको बताया था कि इसकी एक एनिमेशन मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो उसमें शो कराया था। तो उसके अंदर ये होता है कि माइक्रोफोन के आगे क्या होता है, एक डायफ्राम होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसकी इतनी वर्किंग समझ लो कि भाई साउंड वेव इसके ऊपर टकराती हैं, इस पे साउंड वेव, ये डायफ्राम है इसका। तो इस पर टकराने के बाद क्या होता है, डायफ्राम टकराने के बाद ये जो मैग्नेट है इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू हो जाती है, आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टर्ब होती है, और फिर इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो करंट जनरेट होता है। तो ये आपको इतना बस पता होना चाहिए, ठीक है। द रेस्ट यू कैन राइट डाउन कि भाई माइक्रोफोन क्या करता है, कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल करंट में, और फिर ये प्रोड्यूस करता है उसको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। इतना आपके लिए यहाँ पे इसके लिए काफी है। डायग्राम कर सकती हो, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह से आ सकता है कि हो सकता है उसने आपको ये डायग्राम दे दी और कह रहा है यार इसको लेबल कर दो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये डायफ्राम है, ये इसकी कोन है, ये जो नजर आ रहा है ये क्वाइल है, जैसे इसने लिखा हुआ भी ये क्वाइल, और ये परमानेंट मैग्नेट है। ये आ सकते हैं लेवल, ये कैसे, सर इसने मैग्नेट को कहाँ लेबल किया है? मैग्नेट ये रहा, परमानेंट मैग्नेट ये जो अंदर है,
ये जो इस तरह से है ना, क्या कहोगे इसको, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये मैग्नेट है इसका। डायग्राम की लेवलिंग आ सकती है, डायग्राम बनाने नहीं पूछेगा, डायग्राम की लेवलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये जो जो इसके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का एक सवाल स्पेसिफिक में आया हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कैसे होती है। तो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कैसे होती है, जब उसमें वो पूछते हैं तो फिर वो आपसे किसी भी चीज की लेबलिंग भी पूछ सकता है। देयर आर द चांसेस को ये काम कर सकता है, लेबल करने के लिए दे सकता है, ठीक है। हालांकि उसने वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करने के लिए पूरा दिया है, वो सवाल आपसे पूछा, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्टिकल माउस के ऊपर। माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस का काम होता है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो आप लिख सकते हो माउस क्या करता है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, आप माउस का इस्तेमाल करते हो। अब आपका माउस कहाँ का इस्तेमाल होता है, अच्छा माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस नंबर 1, एक बात आप याद रखोगे, ठीक है। बाकी ये तो इसकी वर्किंग है, जैसे 1500 इमेजेस पर सेकंड लेता है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी ये वर्किंग भी छोड़ दो, क्योंकि वर्किंग भी फिर आपसे वो इस तरह से नहीं डिमांड करा। तो आप सिंपल ये लिख सकते हो कि माउस एक आपके पास ऑप्टिकल, माउस एक आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसका काम ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट आइकन्स, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट या आइकन, हाँ, या सिलेक्ट आइकन ऑन स्क्रीन कर सर सकते इसमें से आइकन ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। हाँ जी हेमंत, पूछो, आप पूछ रहे थे इसमें सर से। इसमें सिर्फ हमें इसकी पहली लाइन रखनी है। बस 1 से 2 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं, अगर आती भी है ठीक है। डिस्क्रिप्शन 4 मार्क की अगर आती है तो 1-2 मार्क की नहीं आती, डिस्क्रिप्शन आती है तो 4 मार्क की। 4 मार्क में अगर इन केस डिस्क्रिप्शन आ जाती है तो ऑप्टिकल माउस की तो खैर नहीं आएगी, डिस्क्रिप्शन अगर आती है तो किसी और तरह के डिवाइस की, क्योंकि इसमें इतना दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। अब ये चीज तो आपसे बोल नहीं रहा है कि ये आप पूरा का पूरा लिखो, ये याद करो, तो डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा है, टॉपिक के हिसाब से आएगी डिस्क्रिप्शन। तो हाँ, ये जो आने वाली चीजें देखो, ये वाली चीजें हैं, जैसे बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल माउस ओवर मैकेनिकल माउस। आप पहले बॉल वाला माउस इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, बॉल वाला माउस जो होता था। तो ऑप्टिकल माउस का फायदा ये होता है कि ऑप्टिकल माउस के लिए, ठीक है, बस ये माउस माउस कंप्लीट करता हूँ, फिर क्लास रिज्वाइन कर लेना। अब जैसे कहते हैं ऑप्टिकल माउस क्या है, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स का मतलब ये है कि ऑप्टिकल माउस में बॉल होती थी नीचे, वो बॉल की मूवमेंट से ही आपका माउस चलता था, तो एक तो ये बात नहीं है। उसके अंदर फिर मिट्टी विट्टी लग जाती थी तो वो थोड़ा सा अटकने भी शुरू हो जाता था, अगर आप उसको किसी ऐसी सरफेस पे यूज करो जिसमें मिट्टी है, गंदी सरफेस है, तो आपका माउस फिर प्रॉपर काम भी नहीं करता था, आपको बॉल निकाल के उसको साफ करना पड़ती थी। फिर देयर इज नो नीड टू हैव स्पेशल सरफेस, कोई खास सरफेस की जरूरत नहीं होती थी। आप जब मैकेनिकल माउस बॉल वाला यूज करते तो आपको नीचे माउस पैड की जरूरत पड़ती, तो एक तो ये इसका फायदा है। बाकी उसके अलावा क्या हो सकता है, अब नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप क्या लेजर माउस होता है, ये बात जरूर है कि लेजर माउस को आप शीशे के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर नहीं चलेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती, तो आपको इसको किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर यूज करना पड़ता है। ये चीज जरूर पूछ सकता है कि भाई ऑप्टिकल, जैसे ब्लूटूथ एक माउस है, नॉर्मली देखो एक माउस होता है जो आप वायर से कनेक्ट करते हो, वायर्ड माउस होता है ना, जो आप लैपटॉप अपने स्कूल वगैरह में देखते होगे। एक माउस वो होता है जिसको आप वायरलेसली कनेक्ट करते हो, वायरलेसली का सर मतलब होता कौन है सा माउस आपका शीशे पे नहीं चलता? जो ऑप्टिकल माउस है, जो रेड लाइट आपको नजर हो रही हो, नजर आ रही होती है माउस के अंदर नीचे, जो ऑप्टिकल माउस, कॉमन माउस की बात कर रहा हूँ, उसको अगर आप ग्लास के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो वो नहीं चलेगा, प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती, आपका माउस काम नहीं करता। तो वायर्ड और वायरलेस माउस में ये फर्क होता है कि, तो वायर्ड माउस जो होता है, वायर्ड माउस में सिग्नल लॉस नहीं होगा क्योंकि वो तार से कनेक्टेड है, उसमें कोई चांस नहीं है। लेकिन ब्लूटूथ वाला जो होता है उसके अंदर आपके पास सिग्नल लॉस हो सकता है। दूसरी तरफ ये जो आपके पास ये कह रहा है ना कि मेक्स द माउस मोर वर्सेटाइल, वायर्ड माउस हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। जो आपका वायर्ड माउस है उसमें कोई सिग्नल लॉस नहीं है, नंबर 1, चीपर टू ऑपरेट, ये सस्ते होते हैं, मार्केट में जाओ महंगे नहीं होते। आप वायरलेस माउस का इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आपको उसकी बैटरीज भी खरीदनी पड़ेगी, वो आपके लिए एक अलग कॉस्ट है। एक तो आपने वायरलेस माउस खरीदा, प्लस उसके लिए, नहीं वो तो होती है शायद, चलता ऐसा नहीं है, बट स्टिल बैटरीज वगैरह आपको उसके लिए लेनी पड़ती है। और फिर फ्यूअर इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब ये है कि जब आप वो चीज़ खरीदोगे माउस, तो उसकी जो बैटरी निकलेगी जब वो खराब हो जाएगी तो उसको डिस्पोज भी करना होगा, और वो चीज़ जो है वो आपके लिए हमेशा से नेचर के लिए एक थ्रेट रहती है। यानी वो कहते हैं कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है ना, तो वो जो बैटरी आप डिस्पोज करोगे वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं मानी जा सकती, तो दैट कुड बी द केस। तो ये 3 जो है एडवांटेज होते हैं वायर्ड माउस के ओवर द वायरलेस माउस, ठीक है। तो उसमें